वेलकम लिसनर्स। आज का टॉपिक है कोर्स MPA 012 एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी की यूनिट 7 नौकरशाही की एक आलोचना। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही, उसके खिलाफ जो सबसे बड़े आर्गुमेंट्स दिए गए ना, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। अब बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो यह है क्या, ये बस नियमों और अधिकारियों पर आधारित एक सिस्टम है जो सरकार या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाता है। और हाँ, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सदियों से इस पर बहस चलती आ रही है। तो चलिए इस विश्लेषण में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो हमारी ये जो पूरी चर्चा है ये 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये समस्या इतनी पुरानी क्यों और कैसे है। फिर हम मैक्स वेबर के आइडियल मॉडल को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि उस मॉडल में क्या क्या दरारें आईं, क्या कमियां निकली। फिर मार्क्स का इस पर क्या कहना था वो जानेंगे। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी आलोचना के बाद भी ये आज भी क्यों मौजूद है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, अक्सर लोगों को क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी की जो आलोचना है ये कोई मॉडर्न आइडिया है, पर सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकारी कामकाज और अधिकारियों से जुड़ी शिकायतें उतनी ही पुरानी हैं जितनी कि खुद सरकार की व्यवस्था। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। पता है, 18वीं सदी में फ्रांस के एक विचारक थे विंसेंट डी गुर्ने। उन्होंने एक शब्द बनाया था ब्यूरोक्रेनिया। उनका मानना था कि ये जो अधिकारी है ना, ये जनता की भलाई के लिए काम नहीं करते, बल्कि सिर्फ अपने वजूद को, अपनी नौकरी को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। मतलब वो जनता के हित को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और ये कहानी आगे बढ़ती है। साल 1821 में फ्रेह वोम्स्टीन ने प्रशिया के अधिकारियों के बारे में एक बहुत ही तीखी टिप्पणी की। उन्होंने इन अधिकारियों को क्या कहा, लाइफलेस गवर्नमेंटल मशीन्स, यानी बेजान सरकारी मशीनें। ऐसी मशीनें जो जनता से पूरी तरह कटी हुई हैं और बस बंद दरवाजों के पीछे बैठकर लिखने और बस लिखने का काम करती हैं। फिर आते हैं एक बहुत बड़े विचारक JS मिल। अब मिल का डर कुछ और ही था। उन्हें लगता था कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ये देश की सबसे अच्छी प्रतिभा, सबसे टैलेंटेड लोगों को अपने अंदर खींच लेती है। और नतीजा, समाज में कोई क्रिएटिविटी, कोई रचनात्मकता ही नहीं बचती। उनका मानना था कि एक बार ये सिस्टम जम गया तो फिर शासक हो या जनता, सब के सब इसके गुलाम बन जाते हैं और फिर किसी भी तरह का सुधार करना नामुमकिन हो जाता है। तो अब तक हमने सिर्फ आलोचकों की ही बात की है, राइट? लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है मैक्स वेबर के साथ। वेबर ने ब्यूरोक्रेसी की आलोचना नहीं की, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने तो इसका एक आइडियल मॉडल, एक आदर्श रूप पेश किया और कहा कि यही सबसे कुशल, सबसे एफिशिएंट संगठन है। तो वेबर के मॉडल का आधार क्या था? एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं लीगल रैशनल अथॉरिटी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पावर किसी राजा, महाराजा या किसी चमत्कारी नेता के हाथ में नहीं है। नहीं, पावर आती है लिखे हुए कानूनों और तर्कसंगत नियमों से। सब कुछ इम्पर्सनल है, मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं, बस नियमों पर आधारित है। तो सवाल उठता है कि वेबर के इस आदर्श मशीन के पुर्जे क्या क्या थे। चलिए देखते हैं। एकदम सख्त हायरार्की, इम्पर्सनैलिटी, यानी किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं। कानून का शासन, हर छोटी बड़ी चीज का लिखित रिकॉर्ड। और हाँ, सरकारी काम को निजी जिंदगी से पूरी तरह अलग रखना। अगर थ्योरी में देखें तो ये अब तक का सबसे ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम था। लेकिन एक बड़ा लेकिन है यहाँ पर। क्या ये आदर्श मशीन असल दुनिया में, प्रैक्टिकल लाइफ में काम कर पाए? यहीं से वेबर के आलोचक सामने आते हैं। और मजे की बात यह है कि उन्होंने वेबर के विचार को सिरे से खारिज नहीं किया। नहीं, उन्होंने बस ये बताया कि असलियत में ये सिस्टम कहाँ-कहाँ फेल हो जाता है। जैसे कि रॉबर्ट मर्टन, उन्होंने कहा कि जब आप नियमों पर बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा जोर देते हैं तो नौकरशाह बदलाव के दुश्मन बन जाते हैं। वो सिस्टम में किसी भी तरह के सुधार का विरोध करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इससे उनके अपने जो हित हैं उन पर खतरा आ जाता है। तो सोचिए, जो नियम एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बनाए गए थे, वही अब रास्ते का रोड़ा बन गए। फिर फिलिप सेल्जनिक ने एक और बड़ी कमी की तरफ इशारा किया। उन्होंने बताया कि देखिए, एक बड़े संगठन के अंदर जो छोटे छोटे विभाग होते हैं ना, वो अक्सर अपने खुद के लक्ष्य बना लेते हैं और कई बार तो ये लक्ष्य संगठन के मेन ऑब्जेक्टिव के एकदम खिलाफ चले जाते हैं। नतीजा ये होता है कि विभाग एक दूसरे की मदद करने के बजाय आपस में ही कम्पीट करने लगते हैं। और फिर पीटर ब्लाउ की रिसर्च तो और भी कमाल की थी।
इसने तो वेबर के इम्पर्सनल होने वाले आइडिया पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने क्या पाया? उन्होंने देखा कि जो अधिकारी नियमों से सख्ती से चिपके रहने के बजाय आपस में इनफॉर्मल तरीके से सहयोग करते थे, एक दूसरे से सलाह मशवरा करते थे, वो असल में संगठन के लक्ष्यों को कहीं बेहतर तरीके से हासिल कर रहे थे। मतलब साफ था, इंसानी रिश्ते कठोर नियमों से कहीं ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। चलिए अब इस पूरी चर्चा को एक बिल्कुल अलग दिशा में लेकर चलते हैं। अब बात करते हैं कार्ल मार्क्स की। देखिए, मार्क्स के लिए ब्यूरोक्रेसी सिर्फ एक इनएफिशिएंट या बेकार सिस्टम नहीं था। नहीं, उनके लिए ये शासक वर्ग यानी रूलिंग क्लास का एक हथियार था। एक ऐसा हथियार जिसका इस्तेमाल गरीबों और मजदूरों का शोषण करने के लिए किया जाता था। मार्क्स का मानना था कि ब्यूरोक्रेसी कोई न्यूट्रल टूल हो ही नहीं सकती। ये तो राज्य की निजी संपत्ति की तरह है। राज्य इसका इस्तेमाल अपनी पावर बनाए रखने और अपने हितों को बचाने के लिए करता है। आप इसे एक तरह का पर्दा समझ सकते हैं, जिसके पीछे छिपकर असल में शासक वर्ग अपना काम करता है। तो मार्क्स के मुख्य आर्ग्यूमेंट्स क्या थे? वो मानते थे कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो राज्य के अंदर ही एक गुप्त समाज की तरह है। ये दिखावा तो करती है कि सबके हित के लिए काम कर रही है, लेकिन असल में ये सिर्फ अमीर और शक्तिशाली लोगों के हितों की रक्षा करती है। और धीरे धीरे क्या होता है, राज्य के लक्ष्य और ब्यूरोक्रेसी के लक्ष्य एक ही हो जाते हैं। इसीलिए मार्क्स ने कहा कि इसे सुधारने से काम नहीं चलेगा, इसे तो जड़ से खत्म कर देना जरूरी। लेकिन यहाँ भी एक लेकिन है। मार्क्स के विचारों को असल दुनिया में लागू करना बहुत मुश्किल साबित हुआ। आप देखिए, लेनिन और ट्रॉट्स्की जैसे बड़े नेताओं ने भी क्रांति के बाद ये पाया कि वो पुरानी नौकरशाही को चाह कर भी खत्म नहीं कर सकते। उन्हें एक समाजवादी समाज बनाने के लिए भी आखिर में उसी पुराने ब्यूरोक्रेटिक ढांचे पर निर्भर रहना पड़ा। और इसका नतीजा क्या हुआ? एक नए तरह के कम्युनिस्ट नौकरशाह का जन्म हुआ। तो हमने अब तक क्या क्या देखा? हमने अलग अलग तरह की आलोचनाएं देखी, शुरुआती विचारकों से लेकर वेबर के आलोचकों तक और फिर मार्क्स के क्रांतिकारी विचारों तक। लेकिन इन सब के बावजूद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर इस सिस्टम में इतनी ही खामियां हैं, तो ये आज भी हर जगह मौजूद क्यों है? तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? चलिए एक नजर डालते हैं। देखिए, शुरुआती आलोचक जो थे उन्होंने इसे आजादी के लिए खतरा माना। फिर आए मैक्स वेबर, जिन्होंने इसे सबसे कुशल, सबसे एफिशिएंट सिस्टम बताया। फिर वेबर के आलोचकों ने कहा कि नहीं भाई, इसके नियम ही इसे बेकार और अक्षम बनाते हैं। और आखिर में कार्ल मार्क्स, जिन्होंने इसे शोषण और उत्पीड़न का एक साधन बताया। तो देखिए, एक ही संस्था और चार बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोण। और यही पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही बड़े और शायद सबसे जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर नौकरशाही इतनी ही प्रॉब्लमैटिक है, तो आज ये दुनिया के हर देश में, हर बड़ी कंपनी में, हर संगठन में, हर जगह क्यों मौजूद है? क्या इसका कोई विकल्प हमारे पास है, या फिर ये आधुनिक समाज की एक ऐसी बुराई है जिसके साथ हमें जीना ही पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग. Next unit will be discussed in next video. If you like to attend the quiz, see the description. Please do like, subscribe and share.